पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजमिश। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 10% से अधिक मतदान दर्ज। उमर अब्दुल्ला सहित 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। मतदान को देखने के लिए घाटी का दौरा कर रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स। हरियाणा में चुनावी घमासान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत के गोहाना में करेंगे विशाल जनसभा। नितिन गडकरी भी राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी उतरेंगी रण में। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का भी धुआंधार प्रचार जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्यमियों के महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का ग्रेटर नोएडा में करेंगे शुभारंभ। 70 देशों के 350 उद्यमी होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। देश भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में दीनदयाल जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हेल्थ चेकअप कैंप की करेंगे शुरुआत। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही अनुराग कुमारा दिसानायके ने संसद की भंग। 14 नवंबर को होंगे संसदीय चुनाव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करेगी लेबनान पर आपातकालीन बैठक। विश्व नेताओं ने शांति की अपील के साथ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष पर जताई चिंता। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें 3 जिले जम्मू डिवीजन में हैं और 3 जिले घाटी में शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना की किस्मत दांव पर लगी हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 10% से ज्यादा मतदान हुआ है। बड़गांव में करीब 11%, गांदरबल में करीब 13%, पुंछ में करीब 15%, राजौरी में 13%, रियासी में 14% और श्रीनगर में करीब 5% का मतदान दर्ज किया गया। और लगातार देखा जा रहा है कि ये जो मतदान है उसका सिलसिला जारी है और घाटी में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की जो गूंज है वो न केवल प्रदेश देश बल्कि विदेशी मेहमानों को भी आकर्षित कर रही है। जो डिप्लोमेट्स हैं वहां आज दौरा कर रहे हैं। रियासी में 14% से ज़्यादा मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान श्रीनगर में देखा गया। इसकी क्या वजह है अपने संवाददाताओं से समझने की हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन श्रीनगर में करीब 4.7% आज मतदान देखा गया। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण में मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया है। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया। आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। जब मतदान के लिए उमड़ी भीड़ के बीच में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र की मजबूती और एक बार फिर से अपना विश्वास जताते हुए मताधिकार का प्रयोग आज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार रविंद्र रैना ने भी अपना वोट डाला है। और दूसरे चरण का मतदान है। भारी उत्साह देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें वोट डालने के लिए लगी हैं। कई जगहों पर बुजुर्गों को देखा गया कि वो मुश्किलों के बावजूद भी मताधिकार का अपने प्रयोग करने के लिए आए हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं नई सरकार से। 6 जिलों की 26 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू के उत्तरी क्षेत्रीय लेखा परीक्षण संस्थान में प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र में मतदान जारी है। साथ ही सबसे पहले वोट डालने वाली मतदाता ने केंद्र में पौधारोपण भी किया।
और दूसरे चरण का चुनाव देखने के लिए कई नेताओं के वरिष्ठ राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। राजनयिकों का ये प्रतिनिधिमंडल मतदान प्रक्रिया देखने के लिए बडगाम क्षेत्र के मतदान केंद्र पर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, फिलीपींस के राजनयिक शामिल हैं। इस दौरे का उद्देश्य घाटी में चुनावी प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन और लोगों की बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रदर्शित करना है। तो देश के लोकतंत्र की ताकत विदेशी मेहमानों तक भी पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोगों से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा एंड आई कोट, जम्मू कश्मीर के आज विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग है। सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि वो अपना वोट जरूर दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार अब तेज कर दिया है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के जम्मू के दौरे पर हैं। शिवराज सिंह चौहान आज जम्मू की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कठुआ, हीरानगर और अरनिया बिश्नाह में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री कठुआ में भारत भूषण, हीरानगर में विजय शर्मा और अरनिया बिश्नाह में डॉक्टर राजीव के समर्थन में रैली कर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अब ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बारामूला में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। हालांकि सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यह शिकायत है कि राहुल गांधी इससे पहले राज्य में चुनावी प्रचार के लिए क्यों नहीं आया, यानी कांग्रेस ने अपना दमखम नहीं दिखाया, बल्कि राज्य में उनका गठबंधन जरूर है। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज सोनीपत के गोहाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हरियाणा के चुनावी घमासान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा के 3 क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। नितिन गडकरी हरियाणा के थानेसर, लाडवा और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के रण का दंगल जीतने के लिए कांग्रेस, बसपा सहित तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अपनी उपेक्षा से नाराज चल रही कुमारी शैलजा कल से चुनावी अभियान शुरू कर सकती हैं। अभी तक हरियाणा चुनाव से दूरी बनाने वाले राहुल गांधी भी कल से चुनावी प्रचार शुरू कर सकते हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज चुनावी रण में उतरेंगी। हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 8 अक्टूबर 2024 को मतगणना के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ करेगी। कोर्ट ने हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि एक राष्ट्रीय धरोहर है, जिसे गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है, जो गलत और निराधार है। हिंदू पक्ष के कुल 18 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हो रही है। सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला दे रहा है और मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लीकेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है और आज सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। इंडिया थिंक काउंसिल के तत्वाधान में सोमवार को राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में महाकुंभ मेला 2025 को लेकर के एक राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इस बैठक में सनातन धर्म जागरण,
मंदिर की वित्तीय व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए और भारतीय संस्कृति की परंपराओं को कैसे आधुनिक बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर के भी लोगों ने न सिर्फ नदी स्थान बल्कि मंदिर के आर्थिक विकास के लिए संस्कृत सनातन धर्म के संरक्षण के साथ ही भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भी इस बैठक का आयोजन किया। कुंभ मेले में भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इंडिया थिंकिंग स्टेट काउंसिल द्वारा इन सभी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति द्वारा 12वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुलपति GSR कृष्णमूर्ति ने कहा कि उद्देश्य है कुंभ मेले के दौरान होने वाले जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के प्रति लोगों को जागरूक करना। वहीं इंडिया थिंक काउंसिल के निदेशक सौरभ पांडे ने कहा कि हम कुंभ में लोगों को आमंत्रित करेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग स्कूल्स और विश्वविद्यालयों में कैंप भी लगाए जाएंगे। थिंक इंडिया के संस्थापक सौरभ द्विवेदी जी लखनऊ से पधारे हैं। उनके नेतृत्व में हमारे अध्यापकों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य विषय यह है कि महाकुंभ मेला में 3 प्रदूषण है, जैसे वायु प्रदूषण, वाणी प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण। इसको मिटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके निमित्त पूरे कुंभ कॉन्क्लेव जो हर कुंभ में होता है, हर कुंभ स्टेट में होता है, इस बार 25 से 27 अक्टूबर प्रयागराज में उसका निश्चित हुआ है उसका होना। उसके निमित्त हर राज्य में कुंभ कॉन्क्लेव के पूर्ववर्ती गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं। ये 12वां गोलमेज सम्मेलन आज संपन्न हुआ। कुंभ की तैयारियों को लेकर के और इतना बड़ा इकोनॉमिक बजट उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन को करने में खर्च करती है, जो विश्व का बिगेस्ट ह्यूमन कांग्रीगेशन है। कुंभ में कुंभ दर्शन के लिए और अपने जीवन दर्शन का इतना बड़ा अवसर है, इसमें लोगों को आमंत्रित करने के लिए हम जगह जगह पर विश्वविद्यालयों में एकेडमिक संस्थानों के संबद्धता के माध्यम से जा रहे हैं, लोगों को कुंभ की तैयारियों से अवगत भी करा रहे हैं और महाकुंभ में आने के लिए और कुंभ कॉन्क्लेव में भी आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और अब बात वक्फ संशोधन विधेयक की। मुस्लिम समुदाय ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने वक्फ से संबंधित एक कानून बनाने की प्रक्रिया में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, जिससे मुसलमानों के कई संगठनों ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। संगठनों की तरफ से कहा गया है कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों की आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करेगा। इस विषय पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने इस्लाम धर्म के प्रख्यात विद्वान मुफ्ती वजाहत से खास बातचीत की है। हमारे साथ है प्रख्यात इस्लामिक विद्वान मुफ्ती वजाहत साहब। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अमेंडमेंट तो इस कानून में पहले भी हुए हैं, 2011 में भी हुआ था, तब इतना बवाल नहीं हुआ, लेकिन इस बार जब अमेंडमेंट लेकर आई है सरकार तो इतना बवाल क्यों है? इस बार का जो बदलाव है कानून में, वो देश हित में, राष्ट्र हित में, कौम हित में और मुसलमान के वो मुसलमान गरीब नादार जिसको उसकी ज़रूरत है, उसके लिए अमेंडमेंट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड पिछले 17 सालों में करप्शन का शिकार हुआ है, भू माफियाओं का कब्ज़ा है। वो मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जमीयत उलमा की, समाजवादी की, कांग्रेस की, वो मुस्लिम लीडरशिप जिनका पार्टी में थोड़ा भी अपने संगठनों में दबदबा रहा, उन्होंने अपने सियासी असर व रसूख से वक्फ की अच्छी ज़मीनें हासिल करके भू माफियाओं की शक्ल में वो उन पर जो है अपना बैठ गए हैं। उसमें ओवैसी साहब शामिल हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे है, उसमें जमीयत उलमा का पूरा संगठन आगे है। उसमें प्लानिंग ये रची कि मुसलमान को ये बताया कि तुमसे तुम्हारी मस्जिद, तुमसे तुम्हारा कब्रिस्तान, तुमसे तुम्हारी दरगाहें, तुमसे तुम्हारी मस्जिदें जो तुम इबादत गाहें वो छीनी जाएंगी और तुम वहाँ इबादत नहीं कर सकोगे, तुम कब्रिस्तानों में दफनाए नहीं जा सकोगे और हालात ख़राब हो जाएंगे, वक्त को सरकार कब्ज़ा कर लेगी। तो इन सब के मद्देनज़र अब हालात देश के जो हैं वो तनाव की शक्ल ले गए हैं और मैं समझता हूँ कि मुसलमान ने बग़ैर पढ़े, बग़ैर देखे, बग़ैर समझे वक्फ बिल की मुखालफत शुरू कर दी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मोदी सरकार लाई है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही होगा। 9 लाख एकड़ ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में वक्फ कमेटी की है और सचर कमेटी की अगर रिपोर्ट को हम देखें तो उसमें कहा गया था कि इससे 22,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होनी चाहिए, लेकिन 200 करोड़ के आसपास की आमदनी है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने बोर्ड हैं, चाहे वो आंध्रा बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, राजस्थान वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड,
कोई वक्फ बोर्ड ऐसा मुझे पूरे देश में आप दिखा दे कि जो सरकार ग्रांट नहीं दे और वो अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दे दे, चाहे इनके पास लाखों एकड़ ज़मीन हो, हज़ारों एकड़ हो, हमें कुछ नहीं पता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है मैं समझता हूँ सब छोड़ दीजिए आप। सिर्फ मैं एक ऐसा बोर्ड देखना चाहता हूँ, एक ऐसा स्टेट दिखा दे मुझे मुल्क का मुसलमान कि लाखों एकड़ जायदाद होने के बाद उसने अपने मुलाजिमों को तनख्वाह दे दी हो बगैर सरकारी ग्रांट लिए। मुस्लिम लीडरशिप कह रही है कि जो कमेटी बनेगी उसमें हिंदू रहेंगे और डीएम का भी इसमें डीएम इंटरवेन कर सकेगा, जो पहले ऐसा नहीं था। देखिए, मुझे ये हिंदू वाली बात तो लगने वाली नहीं है, क्योंकि किसी भी मस्जिद या कब्रिस्तान की कमेटी से किसी हिंदू का क्या लेना देना, मुझे आप ये बताइएगा। चलिए एक बार मैं इसको मान लूँगा, तमिलनाडु में आप जाइएगा, जो मंदिरों के बोर्ड बने हुआ, सनातन का आश्रम बोर्ड बना हुआ है, उसमें मुसलमान मेंबर क्यों हैं? वहाँ से क्यों रिज़ाइन नहीं करते कि भाई मंदिरों में हम नहीं रहेंगे? मंदिरों में तो बुत परस्ती होती है, ये दिखाए ना अपनी ताकत भाई सियासी। और फिर मैं समझता हूँ कि डीएम जो है वो ज़िले का बड़ा अधिकारी होता है, और जब ज़िले के बड़े अधिकारी को वक्फ बोर्ड की जायदादों की जानकारी होगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ और उसका वहाँ इंटरफेयर होगा, तो करप्शन नहीं होगा, कब्ज़े नहीं होंगे, भू माफिया उस पर जो है वो कब्ज़ा करके नहीं दबाएंगे उसको। जो तंजीमें इसका विरोध कर रही हैं उनको चाहिए कि उसका उर्दू कॉपी करवा करके उनको ये समझाया जाए, जो QR कोड का खेल हो रहा है, तो उनको ये समझाया जाए कि आखिर ये वक्फ बोर्ड जो है वो तुम्हारे भले के लिए। नहीं, बात ये है कि उनको समझाने से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनका तरीक़ाकार ये था, अगर वो ईमानदार थे वो कैंप लगाते, जैसे जुमा मस्जिदों में इमामों ने तकरीरें की हैं, ऐसे एक कैंप लगाते। वहाँ वक्फ बोर्ड को वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है उसकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की कॉपी बना करके रखते और QR कोड भी वहाँ रख देते और उनसे कहते कि भाई ये जो है बिल रखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको जो राय देनी है वो राय मेल कर सकते हैं, ये मेल ID है, और आपको सपोर्ट करना ये QR कोड है, नहीं सपोर्ट करना तो भी QR कोड है। ये थी ईमानदारी और ये थी देश हित की, राष्ट्र हित की, कौम हित की बात। बग़ैर वक्फ बिल को पढ़े, बग़ैर समझे, बग़ैर उसका ट्रांसलेशन करे, वक्फ पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ था, उससे पहले मुखालफत शुरू हो गई थी। तो ये थे मुफ्ती साहब, और मुफ्ती साहब का मानना है कि जो भी इस्लामिक इदारे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं वो बिना पढ़े लिखे विरोध कर रहे हैं। पहले उसको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए जो इस समय QR कोड का खेल खेल रहे हैं। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज़, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी। आप देख रहे हैं समाचार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर फोकस मोदी सरकार की नीतियों में स्पष्ट नजर आता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश करने से पहले निवेशक बुनियादी ढांचे के विकास को एक अहम पैमाने के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार 3.0 का बुनियादी ढांचे के विकास पर खासा जोर रहा है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। मोदी सरकार 3.0 ने पहले 100 दिन में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इनमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर सरकार का खासा फोकस है। पिछले महीने पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी, जो कि देश के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा।
वधावन बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार 3.0 ने देश में 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी दी है। 936 किलोमीटर लंबाई के इन 8 प्रोजेक्ट पर सरकार 50,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने वाली शिनखुनला सुरंग बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। रेल यातायात को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 900 किलोमीटर की 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4.42 करोड़ मेन डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। ये 8 नए प्रोजेक्ट 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के तहत 49,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से 25,000 गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। देश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी देने के साथ ही पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार के बेहटा में नए सिविल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर 2,962 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाने को मंजूरी दी है। मोदी सरकार का शुरुआत से बुनियादी ढांचे के विकास पर खास फोकस रहा है। इस साल केंद्र सरकार द्वारा बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि देश की जीडीपी का 3.4% है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की है। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से बातचीत की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों और उसके व्यापक प्रभाव पर चर्चा हुई है। साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देश की संसद को भंग कर दिया है। दिसानायके ने मंगलवार को इससे संबंधित विशेष राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं और देश में 14 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिसानायके ने कहा था कि संसद को तुरंत भंग कर देंगे और मिड टर्म चुनाव करने के आदेश देंगे। इससे पहले श्रीलंका की पिछली संसद साल 2020 के अगस्त में गठित की गई थी। और एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में एशिया सोसाइटी को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि दुनिया भर में तेजी से हो रहे बदलावों का असर एशिया में भी साफ दिखाई दे रहा है, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। The world is changing. Asia is very much at the cutting edge of that change. Within Asia, India is part of leading that change. But that change is today stretching the fabric of the global order. And these shocks which I have described, there are two particular aspects in terms of the global economy which I would highlight. One is the supply chain challenge, where what COVID, conflicts and climate events have taught us is the need for more resilient and reliable and redundant supply chains. And what that is doing is really, in a way, reorganizing the international economy. So it's not just the global order which is changing, but the international economy as well. And here again, I would point out that Asia is both a player as well as an arena for that transformation. The second characteristic of the international economy is, of course, its digital feature. And the digital era actually calls for much more trust and transparency. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को बहुध्रुवीय बनना है तो एशिया को भी बहुध्रुवीय होना ही चाहिए। India-China relationship is key to the future of Asia. In a way, you can say if the world is to be multipolar, Asia has to be multipolar. And therefore, this relationship will influence not just the future of Asia, but in that way, perhaps the future of the world as well. We have long pursued what we call the Act East policy with ASEAN at its center.
But again, in the last decade, we have seen that mature into something beyond the ASEAN. So I would argue that the arrival of Indo-Pacific as a strategic concept is actually the success of the Act East policy and the extension of India's interests today all the way to Australia, which is for us today a very crucial Quad partner. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की पत्नी और प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती वी शांताराम की बेटी मधुरा जसराज का आज सुबह उनके घर पर निधन हो गया। मधुरा 86 वर्ष की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। लेखिका, फिल्म निर्माता कोरियोग्राफर के रूप में सक्रिय मधुरा के अभूतपूर्व योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वर्ष 2010 में मधुरा ने अपनी पहली मराठी फिल्म आई तुझा आशीर्वाद का निर्देशन भी किया था। इस फीचर फिल्म के जरिए उन्होंने सबसे उम्रदराज नवोदित निर्देशक के रूप में इतिहास बनाने के साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई थी। पंडित जसराज की पत्नी मधुरा जसराज का निधन हो गया। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।